हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स के डिफिनीशन से। तो एक्चुअल में फ़िज़िक्स की डिफिनीशन आप सभी ने बुक्स में और कई जगहों से, कई सोर्सों से आपने पढ़ी, लेकिन क्या हम फ़िज़िक्स की एक्चुअल डिफिनीशन समझते हैं? क्या हम फ़िज़िक्स को कैसे पढ़ना चाहिए उस डिफिनीशन से क्लियर हो पाता है? तो अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स की डिफिनीशन क्या है, उसको हम कैसे समझते हैं। तो व्हाट इज फिजिक्स? तो जैसा कि हम डिफिनीशन में जानते हैं, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about natural phenomena। किसके बारे में? नेचुरल फिनोमिना एंड और किसके बारे में? एंड इट्स लॉ। तो आप देख रहे हैं कि फिजिक्स की डिफिनीशन क्या है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमिना एंड इट्स लॉ। यानी फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? तो फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं नेचुरल फिनोमिना की, और वो नेचुरल फिनोमिना जिस लॉ से गवर्न होते हैं उन लॉज की हम स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हम कुछ भी, कोई भी लॉ अपनी तरफ से नहीं बनाते। वो सारे के सारे लॉ जो हैं नेचर में पहले से मौजूद हैं, वो छिपे हुए हैं, हिडन हैं। केवल और केवल हमें उन हिडन लॉ को क्या करना है? स्टडी करना है और फिर उसको अप्लाई करना है। तो फिर से हम देखते हैं डिफिनीशन क्या है। तो व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमिना एंड इट्स लॉ। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है आप इस डिफिनीशन को जानते होंगे, लेकिन नई बात क्या है इस डिफिनीशन में? तो नई बात यह है कि फिजिक्स में हम नेचुरल लॉ, नेचुरल फिनोमिना की स्टडी कैसे करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो फिजिक्स में नेचुरल लॉ की स्टडी कैसे करते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। सभी लोग क्रिकेट खेलना जानते होंगे, सभी लोग क्रिकेट खेलते होंगे, और इस समय सभी लोग ज़रूर, लॉकडाउन का समय है तो क्रिकेट खेल रहे होंगे शाम को। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आप क्रिकेट खेलना कैसे सीखें? अगर इस प्रश्न का उत्तर अगर आप दे सकते हैं, इस प्रश्न को आप जान सकते हैं, तो आप फिजिक्स भी समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप कभी भी किसी बहुत अच्छे खिलाड़ी से कोचिंग नहीं ली क्रिकेट की, आपने क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट की कोई भी बुक नहीं पढ़ी होगी, क्रिकेट आपको सचिन तेंदुलकर ने आकर नहीं सिखाया होगा। तो क्रिकेट आपने सीखा कैसे जाने क्रिकेट के बारे में? जब उसके रूल नहीं कहीं आपने लिखे हुए पढ़े, तो आप क्रिकेट के रूल जान कैसे गए? यही एक बेसिक क्वेश्चन है जिससे हम फिजिक्स को आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फिजिक्स, तो हम क्रिकेट किससे सीखें? तो क्रिकेट हमने सीखा ऑब्जर्वेशन से।
जैसे एक एग्जाम्पल है, मैंने क्रिकेट कैसे सीखा। मैंने क्रिकेट इस तरीके से सीखा कि मेरे घर के पीछे एक बहुत खाली सा जगह था, बहुत बड़ा खाली सा जगह है, और वहाँ पे हम लोग जब छोटे थे तो छुआ-छुआंत, आइस पाइस, गिल्ली डंडा इस तरह के खेल खेलते थे। लेकिन जो हम लोग के भैया लोग थे, जो हम लोग से बहुत बड़े थे उम्र में, वो क्या करते थे कि वो एक बड़ा सा एक सर्कुलर एरिया साफ करते थे, उसके सारे बड़े बड़े घास को, झाड़ियों को साफ करते थे और कहते थे कि हम लोग एक खेल खेलने का ग्राउंड बना रहे हैं और वो खेल है क्रिकेट। तो हमने सबसे पहली बार जाना कि क्रिकेट खेलने के लिए इस तरीके का एक सर्कुलर ग्राउंड होना चाहिए। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सर्कुलर ग्राउंड के बीच में एक रेक्टेंगुलर प्लेन और सपाट, प्लेन और स्मूथ पिच बनाया। तो अब हम देखते हैं कि पहले क्या चाहिए, एक सर्कुलर ग्राउंड चाहिए, उस सर्कुलर ग्राउंड के अंदर एक छोटा सा और ग्राउंड चाहिए जो कि प्लेन होना चाहिए, सपाट होना चाहिए, रेक्टेंगुलर होना चाहिए, और इसका नाम क्या है, पिच। ये हो गया पिच। हमने कहीं बुक से नहीं पढ़ा, हमने बस जो भैया लोग कर रहे थे हमने उसको ऑब्जर्व किया। अब हम लोग देखा कि इस पिच के दोनों सिरों पे 3-3 लकड़ी के डंडे लगाए जाते हैं। इन डंडों का नाम वो रखते हैं स्टंप, और जब इनके ऊपर गिल्लियां लग जाती हैं तो इनको कहते हैं विकेट्स। तो क्रिकेट ग्राउंड, पिच, स्टंप्स, विकेट, ऐसे हम लोगों ने जाना कि इसको खेलने के लिए 2 टीम होती हैं। हर टीम में 11-11 प्लेयर होते हैं, ऐसा वह चर्चा करते थे। फिर एक टीम एक लकड़ी के फट्टे को लेकर खेलने आती थी जिसे हम बैट्स कहते हैं। दूसरी टीम एक स्फीयर को फेंकती थी जिसे हम क्रिकेट बॉल कहते हैं, और एक प्लेयर पीछे खड़ा होता है विकेट के, जिसे हम कीपर कहते हैं। जो बॉल को फेंकता है उसे हम बॉलर कहते हैं। अगर ये बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है और वो किसी प्लेयर के फेंके जाने से पहले अगर यहाँ से यहाँ आ जाता है तो हम कहते हैं कि उसने एक दौड़ पूरी कर ली, यानी उसने 1 रन बना लिए। अगर वही उस बॉल को सीधे इस सर्कुलर बाउंड्री के बाहर कर देता है ग्राउंड से टच होते हुए, तो हम कहते हैं कि उसने 4 रन बना लिए, यानी उस 4 दौड़ पूरी करने के बराबर उसको बोनस मिला। अगर उसी बॉल को वो ऊपर से ग्राउंड के बाहर कर दे तो उसे 6 रन के बराबर बोनस मिलता है। अगर वही बॉल सीधे विकेट को लग जाए तो बोल्ड हो जाता है। अगर वही बॉल सीधे फील्डर के हाथ में चला जाए उसके बैट से लगने के बाद बिना ग्राउंड को टच किए तो कैच आउट हो जाता है। इस तरीके से क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट के रूल्स के बारे में जो कि हिडन है, हमने उसको कहीं नहीं देखा, हमने उसकी कोई बुक नहीं पढ़ी, उन सारे हिडन रूल्स को हमने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद हम जाने कि क्रिकेट क्या होता है, क्रिकेट खेला कैसे जाता है, क्रिकेट के हिडन रूल्स को कैसे अप्लाई किया जाता है। जब हम क्रिकेट के हिडन रूल्स के बारे में अच्छे तरीके से जान गए, हम जब क्रिकेट के रूल्स अच्छे तरीके से जान गए, ऑब्जर्वेशन के द्वारा अच्छे से ऑब्जर्व किया हमने क्रिकेट को, अपने भैया लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं, वो जो हिडन रूल्स को अप्लाई कर रहे हैं, उन हिडन रूल्स को हमने ऑब्जर्व किया और हम उन हिडन रूल्स को जान गए। जानने के बाद एक समय आता है कि अब हम उस क्रिकेट को खेलने वाले होते हैं।
और जब हम उस क्रिकेट को खेलने वाले होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम उन्हीं हिडन रूल्स को जिनको हम जान चुके हैं उनको अपने खेल में जीतने के लिए अप्लाई करते हैं। फिजिक्स भी कुछ ऐसा ही है। फिजिक्स की स्टडी भी इसी क्रिकेट के सीखने जैसा है। जिस तरीके से क्रिकेट के हिडन रूल्स को हमने ऑब्जर्वेशन के द्वारा जाना, ठीक वैसे ही नेचुरल फिनोमिना के होने के जो हिडन लॉज हैं, हिडन रूल्स हैं, उसको हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा जानते हैं। तो ये बात थी कि फिजिक्स को जाने कैसे, फिजिक्स को पढ़े कैसे। तो उसका आंसर है, फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमें ऑब्जर्वेशन करना होगा। क्या करना होगा? ऑब्जर्वेशन करना होगा। जिस तरीके से आपने क्रिकेट का ऑब्जर्वेशन करके क्रिकेट सीखा, ठीक वैसे ही नेचुरल फिनोमिना और उनको ऑब्जर्व करके, उनके हिडन रूल्स को ऑब्जर्व करके हम फिजिक्स को सीखेंगे। तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आप कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए, ये तो क्रिकेट का था, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिससे हम ये जान सकें कि सच में ऑब्जर्वेशन के द्वारा फिजिक्स को सीखा जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। तो जो फिजिक्स के पितामह हैं, मॉडर्न फिजिक्स के जो पितामह हैं, न्यूटन साहब, तो न्यूटन साहब ने एक बहुत शानदार खोज की थी। इन्वेंशन नहीं किया था, बहुत शानदार खोज की थी, और वो खोज थी ग्रेविटी के बारे में। सब लोग जानते हैं कि एक दिन न्यूटन सर एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उसके नीचे उस पेड़ में वो एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, और जब वो स्टडी कर रहे थे तो उनके सामने वो एप्पल गिरा। तो आप जानते हैं कि नेचर में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से छोड़ेंगे या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ ही आता है, अर्थ सरफेस की तरफ ही आता है। ये कोई नया काम नहीं है। एप्पल पहली बार नहीं गिरा। जिस दिन यूनिवर्स में एप्पल का पेड़ बना होगा और उसमें पहला एप्पल आया होगा, पक कर वो एप्पल अर्थ सरफेस पे ही आया होगा। तो न्यूटन सर ने क्या किया? न्यूटन सर ने इस एप्पल के गिरने को ऑब्जर्व किया। कैसे? तो एप्पल रेस्ट में है और जब ये गिरा यानी इसके अंदर मोशन हो रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में कब आता है? जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। तो ये नीचे आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब क्वेश्चन यह है कि फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है? यहाँ पे कोई है नहीं जो इसे नीचे की तरफ पुश कर रहा हो, तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कौन कर रहा है? तो उन्होंने देखा कि एप्पल नीचे की तरफ आ रहा है यानी फोर्स लग रहा है, फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी कि कोई ना कोई चीज इसे नीचे की तरफ खींच रही है, और नीचे क्या है? अर्थ है। और उन्होंने केवल एप्पल के बारे में ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे स्टोन्स को, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया? अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, लेकिन वो कुछ समय के बाद वो नीचे ही आ जा रहे थे। तो उन्होंने एक स्टोन थ्रो किया, तो स्टोन की वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम थी और जाते जाते रुक गई। तो रुकने का मतलब यह है कि कोई ना कोई फोर्स इसके मोशन के अपोजिट लग रहा है जो इसे रोकना चाहता है। अब यही स्टोन वो नीचे गिरता है, यानी कोई ना कोई फोर्स ऐसा है जो इसको डाउनवर्ड मोशन कराना चाहता है। दोनों ही कंडीशन में, जब स्टोन ऊपर जाता है और ऊपर से नीचे आता है, दोनों ही कंडीशन में फोर्स का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है।
इस तरीके से ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी चीज़ जिसको ऊपर फेंकी जाती है, कोई भी चीज़ जो ड्रॉप होती है, वो अर्थ सरफेस की तरफ ही जाती है, क्योंकि अर्थ एक फोर्स लगाता है और उसी फोर्स का नाम न्यूटन सर ने रखा ग्रेविटी। तो इस तरीके से उन्होंने एप्पल के गिरने को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने नेचर के एक हिडन रूल ग्रेविटी को खोजा। इसी तरीके से हम जितने भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट होंगे उन सारे कॉन्सेप्ट को ऑब्जर्व करेंगे, जो हमारे आसपास हो रहे हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे और ऑब्जर्व करने के बाद हम उन हिडन लॉ को डिफाइन करेंगे, उनके लिए मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालेंगे और फिर हम उसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो आज के लेक्चर से ये क्लियर होता है कि फिजिक्स में इंसान कोई भी लॉ नहीं बनाता है, वो सारे के सारे लॉ नेचर में पहले से मौजूद हैं, हम केवल उन हिडन लॉ को खोजते हैं। तो याद रखिएगा फिजिक्स की डिफिनीशन। व्हाट इज फिजिक्स? तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट नेचुरल फिनोमिना एंड इट्स लॉ। फिजिक्स की ये डिफिनीशन आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी।